दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी ये दुनिया कैसे काम करती है। आप अपने आसपास हर रोज बहुत सी चीजें देखते हो, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, जंगल इत्यादि। दोस्तों, आप इस दुनिया में जो भी देखते हो वो सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं, यहाँ तक कि खुद हम इंसान भी। और ब्रह्मांड में ये मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। चाहे कोई बड़ा सा ग्रह हो, तारा हो या कोई जिंदा चीज, सब के सब एक ही चीज से बने हैं, वो है मैटर। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो मैटर खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि जिस ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है उस ब्रह्मांड के रचयिता ने इस मैटर को कंट्रोल करने के लिए 4 फोर्सेज को इजाद किया। और वो 4 ताकतें ही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में मैटर को कंट्रोल कर रही हैं। अगर ब्रह्मांड का रचयिता उन 4 ताकतों को नहीं बनाता तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद मैटर कभी कंट्रोल में आता ही नहीं और हमारे ब्रह्मांड का कभी निर्माण ही नहीं हो पाता। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम अपनी डेली लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अगर हम दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हमारी दुनिया एक अदृश्य धागे की तरह इस तरह से बंधी हुई है, जो हमारे पूरी दुनिया के संतुलन को बनाए हुए है। और पूरी दुनिया के संतुलन का मूल आधार 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया को संतुलन में बनाए हुए हैं, या यूं कहूं कि पूरी दुनिया को यही 4 फंडामेंटल फोर्सेज चला रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है ग्रेविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैग्नेट, फ्रिक्शन सब कंट्रोल करता है। सोचो, आपका मोबाइल चार्ज होता है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा, आपका, हम सबका शरीर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर में मौजूद ये एटम्स आखिर कैसे चिपके हुए हैं? ये हमारे शरीर को छोड़कर क्यों नहीं भाग जाते? जैसे एवेंजर्स मूवी में थेनोस के चुटकी बजाते ही लोगों के शरीर धूल के कणों में बदलकर बिखर जा रहे थे, उसी तरह हमारे शरीर में मौजूद ये एटम्स आखिर क्यों नहीं बिखर जाते? क्यों हम एक ढांचे के रूप में संतुलन में बने हुए हैं? आप सोच पा रहे होंगे कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो हमारे शरीर में मौजूद इन सभी एटम्स को बांधे हुए है, जो इन्हें बिखरने से रोकता है, और वो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सोचो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होता तो एटम्स कभी एक दूसरे से चिपक ही नहीं सकते थे, और अगर एटम्स एक दूसरे से ना चिपकते तो मैटर यानी पदार्थ कभी बनता ही नहीं, और अगर मैटर ही नहीं बनता तो इस दुनिया में हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं या छू पाते हैं वो कभी बनती ही नहीं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एटम्स आपस में चिपक पाए, जिससे ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का निर्माण हुआ और धरती पर यह जटिल लाइफ इवॉल्व हो पाई। लेकिन अगर हम अपनी दुनिया को एटम से भी छोटे लेवल पर देखें तो हम देखेंगे कि खुद एटम यानी परमाणु भी इस तरह से बना होता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कभी न कभी 2 चुंबक के साथ एक खेल तो जरूर खेला होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर आप 2 चुंबकों के अपोजिट पोल्स को पास रखो तो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाती हैं। लेकिन अगर आप दोनों चुंबकों के सेम पोल को पास रखो तो दोनों चुंबक चिपकने की बजाय एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। कुछ ऐसा ही होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। दरअसल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं, इस वजह से प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक फोर्स होता है जो इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर भागने से रोकता है और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर आपस में बांधे रखता है। उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
सोचो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भाग जाते और न्यूक्लियस फट जाता और एटम कभी बन ही नहीं पाता। सोचो अगर एटम ही नहीं बना होता तो मैटर कैसे बनता, और अगर मैटर ही नहीं बनता तो इस ब्रह्मांड में हम जो भी चीजें देखते हैं वो कभी बनती ही नहीं, या यूं कहें कि ब्रह्मांड का कभी निर्माण ही नहीं हो पाता। जब एक जगह पर मैटर इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे उसकी खुद की ग्रेविटी बनने लगती है, तो वो ग्रेविटी आसपास के और मैटर को अपनी ओर खींचती है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के मैटर को खाकर और ज्यादा भारी होता जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट भारी होता जाएगा उतनी ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बढ़ती ही जाएगी। उस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी तो वो उतनी और ज्यादा दूरी पर मौजूद मैटर को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। हमारे सूर्य का निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ था। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती गई वैसे वैसे सूर्य शुरुआती सौर मंडल में मौजूद गैस और धूल के रूप में मौजूद मैटर को अपने अंदर खाता गया, और हमारे सौर मंडल में मौजूद 99.8% मैटर को अकेले सूर्य ने अपने अंदर समा लिया, और बचे हुए 0.2% मैटर से हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स बने। कहने का मतलब ब्रह्मांड में ग्रेविटी उस दानव की तरह बिहेव करती है कि उसको जितना ज्यादा खाना मिलेगा यानी मैटर मिलेगा तो वो उतनी ही ज्यादा और शक्तिशाली होती जाती है, और ब्रह्मांड में उसकी पहुंच उतनी ही और ज्यादा दूरी तक बढ़ती जाती है। अब दोस्तों सूर्य तो बन गया, लेकिन बिना जले और बिना प्रकाश दिए सूर्य किस बात का, तो यहाँ पर काम आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से सूर्य हीट और प्रकाश के रूप में एनर्जी रिलीज करता है, और सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो पाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो किसी भी तारे में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन ना होती और ब्रह्मांड का कोई भी तारा नहीं जलता। ना ब्रह्मांड में प्रकाश होता न हीट, और बिना वीक न्यूक्लियर फोर्स के पूरा ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरे में बना रहता। दोस्तों ये चारों फंडामेंटल फोर्सेज ब्रह्मांड के वो 4 पिलर हैं कि अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ग्रेविटी को छोड़कर बाकी के तीनों फंडामेंटल फोर्सेज सूक्ष्म लेवल पर यानी एटम के लेवल पर काम करते हैं। इस वजह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तीनों फोर्सेज को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेविटी वो बड़े स्केल पर काम करती है जिसका असर हमें अपने चारों ओर दिखाई देता है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये चारों ताकतें सच में अलग अलग हैं या ये किसी एक बड़ी ताकत के टुकड़े हैं, और वैज्ञानिकों को भी यही सवाल सालों से परेशान करता आ रहा है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स को और ज्यादा डीप जाकर देखा तो उन्हें ब्रह्मांड में अजीब से पैटर्न दिखने लगे। दोस्तों जैसे जैसे हम समय में पीछे झांकते जाते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत की ओर, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि ये चारों ताकतें अलग अलग दिखना बंद कर देती हैं। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स बहुत ज्यादा हॉट और डेंस था तब ये चारों ताकतें शायद एक ही ताकत हुआ करती थीं। यानी शुरुआत में यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही रूल था। बाद में जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया तो ये रूल टूटकर 4 हिस्सों में बट गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है लेकिन केमिकल तौर पर वही रहता है। इसी आइडिया को कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी जो ये बता सके कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स असल में एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। और दोस्तों इन चारों फंडामेंटल फोर्सेज में ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो समय को भी कंट्रोल करता है। ग्रेविटी की तीव्रता समय की चाल को भी धीमा कर देती है, और एक ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी समय को पूरी तरह से रोक देती है। दोस्तों इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और वैज्ञानिक इस ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल करने के सपने देखते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रेविटी समय को धीमा कैसे कर देती है और एक ब्लैक होल के अंदर समय क्यों रुक जाता है, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक कीजिए जिसमें मैंने सब कुछ पूरी डिटेल में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।